Okay, my dear friends, we will go with the biology part of this today's session. The first question of the biology, it is going to be start from the 61 number question. Okay, the first question यहाँ पे जो है that is bryophytes are known as the dash members of the plant kingdom. Now this question is from the classification of plants from the state board. Okay, तो जैसे कि हम सबको पता है प्लांट किंगडम में 5 डिविजन्स है. ओके कौन से है? थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ऐसे 5 डिवीजन से. इसमें से कौन सा डिवीजन एम्फीबियन कहलाता है? तो 2 नंबर का जो डिवीजन है दैट इज द ब्रायोफाइटा, दैट इज कॉल्ड एज द एम्फीबियंस. व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस? बिकॉज they are present in the water as well as in the on the land also. But the more important thing for calling them as the amphibians, that is they require the water for the reproduction. उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ओके, डू यू गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स इनवॉलंटरी ऑर्गन्स. तो हमारे बॉडी के अंदर की जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करने का कौन सा सिस्टम है या कौन सा सिस्टम है? तो यहाँ पे पेरिफेरल दिया है, सेंट्रल दिया है, सोमैटिक दिया है और एक एटोनॉमिक दिया है. तो इसमें से आंसर कौन सा आएगा? तो देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे इंटरनल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है क्या? नहीं. तो सेंट्रल करती है कि नहीं? सेंट्रल का ही पार्ट आता है, बट यहाँ पे मोर करेक्टली दिया गया है एटोनॉमिक. तो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसके नाम से ही हमको पता चलता है कि इनवॉलंटरी ऑर्गन्स मतलब क्या है? द ऑर्गन्स विच आर नॉट गोइंग टू वर्क अंडर आवर विल पावर. ओके, तो ऐसे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाला एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है. चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे बॉटनी से रिलेटेड है. यस, स्टेम ऑफ द सनफ्लावर, तो बॉटनी से रिलेटेड है. तो यहाँ पे दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स आर सीन ऑन द स्टेम ऑफ अ सनफ्लावर एंड कैलोट्रोपिस. 2 दिए हैं, एक दिया है सनफ्लावर, दूसरा दिया है कैलोट्रोपिस प्लांट्स रेस्पेक्टिवली बोला गया है. तो सनफ्लावर का जो आंसर रहेगा वो पहला रहेगा और कैलोट्रोपिस का आंसर रहेगा सेकंड वाला. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ आर सीन ऑन द स्टेम. तो स्टेम के ऊपर लीव्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी यहाँ पे बोलते हैं. तो सनफ्लावर में जो फाइलोटैक्सी होती है दैट इज द अल्टरनेट टाइप. कैसी होती है? अल्टरनेट. जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये सनफ्लावर का स्टेम है, तो यहाँ पे एक फ्लावर है तो दूसरा फ्लावर रहेगा यहाँ पे. अल्टरनेट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? अल्टरनेट. द फ्लावर्स द लीव्स दे आर अरेंज्ड अल्टरनेटली ऑन दिस स्टेम ऑफ अ सनफ्लावर. इसको अल्टरनेट बोलते हैं. डिससेकेट होता है. डिससेकेट में क्या होता है? तो सपोज दिस इज द स्टेम, तो डिससेकेट में एक जो रहेगी ये एक दूसरे के अपोजिट में यहां पे एक रहेगा, तो दूसरा जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा. ओके, पहला जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, दूसरा जो रहेगा तो इस तरह से रहेगा. समझ में आया? तो दैट इज द डिससेकेट. तो कैलोट्रोपिस में उसी तरह का रहता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी आंसर फॉर द 63 क्वेश्चन नंबर. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्कस करेंगे यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक आयंस आर गिवन ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड द नर्व्स. तो हमारे नर्व्स में और हमारे मसल्स में फंक्शनिंग के लिए कौन से इनऑर्गेनिक आयंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है या काम करते हैं? तो देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन द फर्स्ट ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन. तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ये लगता है क्या? ये नहीं लगता. ओके, उसके बाद में ये आ सकता है क्या? ये आ सकता है. ये भी आ सकता है क्या? ये आ सकता है. ओके, बट मोर करेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रहेगा डी, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, जैसे कि आपने स्टडी किया होगा जो नर्व्स कंडक्शन होता है, नर्व्स कंडक्शन में सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. एज वेल एज जब इंपल्स होता है, जब इंपल्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, एट दैट टाइम कैल्शियम इज रिक्वायर्ड. वहां पे किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत होती है. सो द मोर करेक्ट आंसर इज द D1, सोडियम, पोटेशियम एंड द कैल्शियम. समझ में आया? ओके, चलो पेपर तो बढ़िया था, कंसेप्चुअल था. नेक्स्ट है 65 नंबर का क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द इम्यूनिटी एंड द डिजीजेस वाला पार्ट. ओके, तो देखो सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द स्वाइन फ्लू. तो स्वाइन फ्लू के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है उसके आधार पर यहाँ पे हमको क्या करने का है? एक को आउट करने का है. एक ऑड मैन आउट है, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए इसमें से कोई भी 3 ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे, और एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है जो कि स्वाइन फ्लू का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ओके, तो देखो कौन सा आएगा? सोर थ्रोट, पेन इन द आई सॉकेट, पल्पिटेशन एंड द बॉडी पेन. तो देखो सिंपल, पेन इन द आई सॉकेट है, सोर थ्रोट है और बॉडी पेन है और पल्पिटेशन है. तो इसमें आपको कॉमन कौन से लग रहे हैं? तो मुझे तो क्या लग रहा है, सोर थ्रोट है, तो आईज और बॉडी पेन ये सभी क्या लग रहे हैं? कॉमन है. कॉमन, ऑल दिस 3 आर कॉमन. तो पल्पिटेशन जो है, पल्पिटेशन इज द डिफरेंट वन हियर. पल्पिटेशन क्या है यहाँ पे? डिफरेंट है. पल्पिटेशन क्या है? तो घबराहट है, घबराहट.
ओके तो यहाँ पे घबराहट जो है वो स्वाइन फ्लू का कैरेक्टरिस्टिक या उसका सिम्टम नहीं है, तो बाकी के जो है बाकी क्या है यहाँ पे स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने पढ़ाई की होगी उसको इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 10 सेकंड आ गया होगा, तो उसके 50 सेकंड्स यहाँ पे बच गए। ओके सो देखो, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक वीडियो में भी बताया था क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, उसमें भी हमने ये वाला पार्ट वहां पे डिस्कस किया था। 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम किसने किसने दी थी और क्यों दी थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, ऑल दैट वी हैव स्टडीड। ओके तो जिसने जिसने वो वीडियो देखा है या जो जिसने हमारा क्लास किया है उसमें हमने ये सभी बातें डिस्कस की थी, उसको ये आंसर विद इन ए सेकंड वहां पे आ गया होगा। तो देखो, कार्ल लिनियस कितने सिस्टम दी थी, 2 किंगडम सिस्टम। ओके कोपलैंड 4 किंगडम सिस्टम। ओके ये 2 किंगडम दिया था, कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दी थी। आर.एच. विटाकर सबको पता है 5 किंगडम सिस्टम, और अर्नस्ट हैकेल ने कितने दिया था, 3 किंगडम सिस्टम। तो आंसर क्या आएगा आप ही लोग बताइए। द आंसर इज B1, दैट इज H.F. कोपलैंड। ओके ही गिव द 4 किंगडम सिस्टम। 8th क्लास का स्टेट बोर्ड का अगर आप साइंस का टेक्स्ट बुक लोगे और उसका जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक का पहला पेज, उसके ऊपर एक पिंक कलर का बॉक्स है राइट हैंड साइड में, तो उस पिंक कलर के बॉक्स में ये सभी दिया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये तुरंत आ गया है। ओके नेक्स्ट। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आ जाना नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नाउ इट इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने वीडियोस में भी बताया था कि ये जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल टॉपिक्स एंड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर और द इसके और ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और गए भी है। ओके सो अभी इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्या गया है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा कलर चेंज कर लो क्या, मैं मुझे डार्क नहीं दिख रहा, ग्रीन दिख रहा है क्या, यस ग्रीन दिखेगा। ओके तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है। ओके तो सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे P Q R S, इस तरह से हमको यहाँ पे फिगर्स दिए हैं, ये P Q R S। ओके और हमको सीक्वेंस कैसा लगाना है, पहला लगाना है हमको अपेक्स कंज्यूमर लगाना है। दूसरा नंबर पे जो आएगा वो कौन आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर रहेगा। तीसरे नंबर पे रहेगा ओमनिवोर, और चौथे नंबर पे रहेगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखो अभी यहाँ पे देखते हैं कौन क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे P जो है P, ओके P कौन है, यहाँ पे फ्रॉग है, फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या है, फ्रॉग क्या है, फ्रॉग प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके तो वो कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर कैसा कंज्यूमर है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो फ्रॉग किसको खाता है, फ्रॉग किसको खाता है, तो इंसेक्ट को खाता है। और इंसेक्ट किसको खाता है, ग्रास को खाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट होता है और इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग होता है। तो फ्रॉग क्या है, फ्रॉग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके फ्रॉग यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ओके उसके बाद में देखते हैं आउल। आउल को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं, उसके बाद में लास्टली आउल को देखेंगे। ओके तो यहाँ पे यस नंबर पे दिया है आपको रैबिट दिया है। रैबिट डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है या कोई अदर ऑर्गेनिज्म को खाता है। यस द आंसर इज इन योर ब्रेन ओनली। ओके आपके पास ही आंसर है, क्या है, तो रैबिट जो होता है, रैबिट डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होता है, ग्रास के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ग्रास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है रैबिट, तो रैबिट क्या रहेगा, यहाँ पे कौन सा कंज्यूमर रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर रहेगा। क्या रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट इज द प्राइमरी कंज्यूमर हियर। ओके अभी देखते हैं आर कौन है। ओके आर कौन है, तो आर जो देखो यहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे मुर्गे का सिंबल दिख रहा है, मतलब उसका फिगर दिख रहा है। तो मुर्गा जो है, मुर्गा क्या करता है, मतलब इंसेक्ट को खाता है या डायरेक्टली ग्रास को खाता है, मतलब फूड ग्रेन्स खाता है या नहीं। तो आर जो है, वो जो मुर्गा होता है ये फूड ग्रेन्स खाता है क्या, यस खाता है। इंसेक्ट को खाता है क्या, इंसेक्ट को भी खाता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ओमनिवर होगा। क्या है, ओमनिवर है, दिस इज द ओमनिवर। ओके अभी बचा कौन है, बचा है ये उल्लू का पटरा। ओके अभी ये जो उल्लू है, ओके आउल, यस। तो अभी ये जो आउल है, आउल क्या कर रहा है, आउल डायरेक्टली ग्रास को खाता है क्या, नहीं खाता। तो प्राइमरी कंज्यूमर है क्या, नहीं है। ग्रास को खाने वाले जो इंसेक्ट है उनको खाता है क्या, उनको भी नहीं खाता। तो ये किसको खाता है, ये खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। इसकी वजह से ये जो फूड चेन यहाँ पे दिया है, इसमें अपेक्स कंज्यूमर कौन है, तो अपेक्स कंज्यूमर कौन है, यहाँ पे उल्लू है। ओके आउल इज द अपेक्स कंज्यूमर हियर। तो अब देखो अब इसके अनुसार यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या आएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस में देखो, सबसे पहले अपेक्स कंज्यूमर कौन है, अपेक्स कंज्यूमर है क्यू वाला। तो सबसे पहले आएगा क्यू,
ओके, सबसे पहले आएगा क्यों, उसके बाद में क्या बोला है, तो प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है हमारे पास में, प्राइमरी कंज्यूमर है दिस इज द रैबिट। तो उसके बाद में आएगा हमारे पास में यस। ओके, यस के बाद में हमको दिया है ओमनिवर। ओमनिवर कौन है यहाँ पे, ये जो मुर्गा है ये मुर्गा ओमनिवर है, तो आर आएगा, आर 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 आर। अभी बचा है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हमने किसको बोला था, तो यहाँ पे है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये कौन है, ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये क्यू एस आर पी, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन क्यू आर पी एस, क्यू एस आर पी, हाँ यस, दिस इज द आंसर। क्यू पी आर एस, क्यू एस पी आर, ये नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बी आंसर आएगा। आई होप यू गॉट इट। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को थोड़ा सा टाइम गया होगा, लेकिन बाकी के जो इजी थे उसका टाइम यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अच्छा पेपर निकाला है होम बाबा में इस बार। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस प्रोसेस हैपेंस एट दैट टेम्परेचर। अभी पायरोलिसिस जो होता है, जो वेस्ट होता है, वेस्ट को जो बर्न करके एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस बोलते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है दैट इज अबव 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे यूज किया जाता है। चलो, द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगेन हियर। कंसेप्चुअल भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। अभी वो जिसने पढ़ाई की उसके हिसाब से आ रहा है ये क्वेश्चन। तो देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, तो इन नाइट्रोजनस बेस पेयर की बेस पेयरिंग किस तरह से होती है, इसका एक रूल हमने बताया था। अभी उसके हिसाब से बहुत ही आसान सा आंसर यहाँ पे आता है। क्या बताया था हमने, एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमाइन एंड गुआनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसाइन। यस, अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार की बीवी कौन है, ट्विंकल खन्ना, इतना याद रखा, खत्म कहानी। ओके, तो अक्षय कुमार ऑलवेज पेयर्स विद द ट्विंकल खन्ना, इसी तरह से। तो अब इन दोनों का है दो बच्चे, तो यहाँ पे इनके बीच में है डबल बॉन्ड। कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ए ऑलवेज पेयर्स विद द टी, दैट इज द एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद द टी विद अ डबल बॉन्ड, एंड द जी ऑलवेज पेयर्स विद द साइटोसाइन, दैट इज द गुआनाइन ऑलवेज पेयर्स विद द साइटोसाइन विद अ ट्रिपल बॉन्ड। तो सिर्फ इतना ही अगर आपको आता है तो इसका आंसर विद इन 10 सेकंड आपको आ जाएगा, आपका सर्कल भी हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज एडेनाइन साइटोसाइन नहीं। ओके, एडेनाइन थाइमाइन हो सकता है क्या, यस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है सिंगल बॉन्ड, तो दिस इज आल्सो द रॉन्ग आंसर। गुआनाइन थाइमाइन हो ही नहीं सकता। ओके, तो लास्ट बचा है हमारे पास में डी ऑप्शन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन एंड विद अ ट्रिपल बॉन्ड। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यस, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, क्या क्या दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। गंगा, शक्ति, नवजोत, विक्रम, ये सभी कौन है, आपके फ्रेंड्स है क्या, नहीं है, ऑल दीज आर द वैरायटीज पूछा है। वैरायटीज किसकी वैरायटीज है, ये सभी है मेज की वैरायटीज है। किसकी वैरायटीज है, मेज की वैरायटीज है। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है डायरेक्टली, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अभी देखो, ये बहुत अगेन फिर से कंसेप्ट है ये हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी पार्ट से। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी चलेगा, लेकिन जिन्होंने मेरा क्लास किया है, इसका वीडियो देखा है, उनको ये विद इन 10 सेकंड आ जाएगा। देखो, अभी इधर थोड़ा सा घुमाए, कैसे घुमाया, सबसे पहले यहाँ पे फिश दिया है। ओके, और ऑप्शन में कौन है, अभी फिश दिया है। फिश में क्या दिया है, यहाँ पे पॉलीकल्चर का फिश दिया है, कि जैसे अभी देखो, अगर आपको मछलियां पालनी है, मछली का रियरिंग करना है और पॉलीकल्चर करना है। पॉलीकल्चर मतलब क्या, अलग अलग टाइप की फिश एक ही टैंक में अगर डालनी है तो उनको आप कैसा मैनेजमेंट करोगे, मतलब अलग फिश होगी तो उसका खाना अलग से रहेगा, और हम एक ही जगह पे खाना डालेंगे तो बड़ी वाली मछली पूरा खाना खा जाएगी, छोटी वाली मछली क्या वैसे ही भूखे मर जाएगी क्या, अगर किसी को मेडिसिन देनी है तो कैसे खाएगी, या किसी को पकड़ना है तो ऊपर वाली जल्दी से पकड़ में आ जाएगी, नीचे जाके जो बेटी है वो हमको हाथ में आएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पे जो फिश यूज की जाती है वो इसी तरह से यूज की जाती है कि आराम से वो आपस में कुछ भी झगड़े ना करें। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 टाइप की फिश होती है। एक होती है सरफेस फीडर, थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्या, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। ओके, इसको रफ करना पड़ेगा, रफ करेंगे। ओके 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 ओके, पेन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला सरफेस फीडर। क्या होता है सरफेस फीडर, क्या होता है सरफेस फीडर, मतलब पानी की ऊपर वाली लेयर में जो खाना खाता है या वहां पे रहता है तो उसको बोलेंगे हम सरफेस फीडर। दूसरा आता है, ये क्या है, मिडल लाइन, कॉलम फीडर, इसको बोलते हैं कॉलम फीडर। ओके, कॉलम फीडर। ओके, और तीसरा आता है बॉटम फीडर, जो सबसे नीचे रहता है उसको हम बोलेंगे बॉटम फीडर। ओके, ये ऊपर नहीं आएगा, इसको अच्छा लगता है कोने में जाके नीचे बैठना, इसको लगता है सेंटर में ही मैं अच्छा हूं, ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, और ये जो रहता है ये ऊपर ही रहता है, इसका खाना पीना सब ऊपर ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से इन तीनों जो फिश टाइप है, इन तीनों के कैरेक्टर्स अलग अलग। तो अब यहाँ पे कौन कौन से फिश है, तो देखो सरफेस फीडर
ये कॉलम फीडर और बॉटम फीडर, इसके लिए एक ही रूल यूज करने का, CRM। देखो CRM मतलब क्या, सी फॉर द कटला, कौन है कटला, कटला। आर फॉर द रोहू, रोहू, रोहू है क्या हमारे पास, यस रोहू दिख रहा है, इधर इधर है, इधर है, और किधर है, इधर भी है, ओके। और फिर तीसरा आता है मृगल। तो CRM, सी मतलब कटला, कटला क्या है, सरफेस फीडर है, रोहू जो है क्या है, कॉलम फीडर है, और जो मृगल है, मृगल क्या है यहाँ पे, बॉटम फीडर है। तो देखते हैं हम यहाँ पे आंसर किस तरह से आता है। तो सिर्फ इतना आने से आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे ट्विस्ट किया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो आप क्या किया है यहाँ पे, तो फिर से एक बार कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो देखो यहाँ पे P जो दिया है, P इज द कॉलम फीडर, तो कॉलम फीडर कौन है, रोहू। तो हमारा पहला आंसर आएगा रोहू, किधर है तू, ओके चलो नेक्स्ट आएगा बॉटम फीडर। तो बॉटम फीडर क्या है, सबसे नीचे वाला, तो नीचे वाला कौन है, मृगल, ओके कितना सुंदर नाम है मृगल, ओके। और उसके बाद में जो आर दिया है, आर किसको दिया है, सरफेस फीडर। तो सरफेस फीडर कौन है, सरफेस फीडर कौन है, कटला, ओके चलो। तो देखो अब ढूंढो ऐसा ऑप्शन जहां पे पहला P दिया है रोहू, इधर है क्या, यस यहाँ पे रोहू। बॉटम फीडर कौन है, बॉटम फीडर मृगल, ओके मृगल है क्या, यस मृगल है। और आर सरफेस फीडर कौन है, कटला। सो द करेक्ट आंसर इज सी वाला इज द करेक्ट आंसर। यस आई होप आपको समझा होगा, बहुत अच्छे से ट्विस्ट किया है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे ही नहीं क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ओके लेट इट बी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अभी ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, दीज आर गोइंग टू टेस्ट योर एबिलिटी एंड टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लियरिटी, ओके। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिफ्यूजन का, यस 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 यस। तो सबसे पहले यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बोला है, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो स्टेटमेंट दिए उसमें से सही कौन से है, तो सही पहचानेंगे हम कौन से है। तो इसलिए सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है डिफ्यूजन कैन ऑकर ओनली इन द फ्लूइड मीडियम, डिफ्यूजन कैन ऑकर ओनली ओनली ओनली। यहाँ पे शब्दों की ओर विशेष ध्यान कौन से शब्दों की ओर देना है, तो देखो 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 यहाँ पे ओनली बोला है, ओनली बोला है, ओनली। तो डिफ्यूजन कैन ऑकर ओनली इन द फ्लूइड मीडियम, नो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इट कैन ऑकर इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में होता है। डिफ्यूजन कैन ऑकर इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एक में ही नहीं होता। उसके बाद में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज एसेंशियल फॉर डिफ्यूजन, सही है या गलत है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम कहां पे यूज करते हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम ऑस्मोसिस में यूज करते हैं। अगर यहाँ पे बोला जाता ऑस्मोसिस तो हमारा आंसर रहता सही, लेकिन यहाँ पे बोला डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में हर जगह पे वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा ही या जरूरत ही है ऐसा नहीं है। सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट, ए भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। अब थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, है या नहीं। हाँ बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस और अ फास्ट प्रोसेस। यस डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर वहां पे स्पेस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे डिफ्यूजन स्लोली ही होगा, फास्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, स्लोली ही होगा। जैसे कि अभी एक बड़ा सा हॉल है और आपने एक कोने में अगरबत्ती लगा दी, तो उसका डिफ्यूजन होना मतलब डिफ्यूजन जो होगा उसका स्मोक, वो बहुत जल्दी से होगा क्या, स्प्रेड होगा जल्दी से, नहीं होगा, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दैट मींस डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, वो फास्ट प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट, एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज्ड इन द डिफ्यूजन, सही है क्या, डिफ्यूजन में एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती ऐसा बोला गया है। ये चौथा वाला स्टेटमेंट ये सही है क्या, आपका आंसर डिसाइड करेगा ये। तो देखो डिफ्यूजन में एनर्जी यूटिलाइज होती है या नहीं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन किस तरह से काम करता है। तो द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो हायर से लोअर आ रहा है, अगर हायर से लोअर आ रहा है तो उसको एनर्जी की जरूरत क्या है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो अभी यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट तो हमारे पास में दो ही है, 3 नंबर और 4 नंबर का, तो करेक्ट आंसर इज सी। डन, चलो नेक्स्ट, क्लियर विद द कंसेप्ट। चलो 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ मोर देन वन जीन, mutation which occurs due to more than one gene, that is called as the polygene, polygenic disorder, monogenic disorder, polygenic disorder, 9th क्लास स्टेट बोर्ड, ओके उसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप टॉपिक खोलेंगे हेरिडिटी, हाँ तो हेरिडिटी का टॉपिक खोलेंगे तो उसमें डायरेक्टली ये लाइन दी है। तो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस नहीं रहता, हेमोफीलिया भी नहीं रहता, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी नहीं रहता, द क्लेफ्ट पैलेट और द क्लेफ्ट लिप भी होती है, तो वो भी पॉलीजेनिक यहाँ पे डिसऑर्डर होता है। करेक्ट आंसर इज द डी। चलो नेक्स्ट है which of the following organelle is a single membrane bound air sac filled with the digestive enzymes। जिसने सेल पढ़ा है विद इन अ सेकंड आंसर आया है,
क्या आएगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब ऐसी एंजाइम्स विच कैन ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई भी पार्ट होगा तो उसको ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी जिसमें होती है उसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। तो ऐसा कौन होता है, एक ही होता है, लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम। यस, चलो नेक्स्ट सिंपल सा सवाल है, फाइलम टर्मिनाले इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ, ये भी बहुत सा सिंपल सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक पढ़ा है तो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन दी है, एंड द आंसर इज क्रेनियल नोज में आता है क्या, नहीं आता। मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये तो ब्रेन का पार्ट है, ये भी ब्रेन का पार्ट है, तो फाइलम टर्मिनाले इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन, ये होता है डायरेक्टली पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, एंड द करेक्ट आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से ये बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ऐसे। चलो देखो, अभी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके देखो, ईस्ट के बारे में पूछा, ईस्ट ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज वेरी क्विकली, सही है क्या, अरे बोलो हाँ या ना, सही है, देखते हैं ये भी सही है। ओके, ईस्ट ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज वेरी क्विकली, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि अगर ब्रेड मोल्ड अगर हम देखेंगे, अगर आपके टिफिन में कुछ खाना बचा है, आपने टिफिन वैसे ही लगा के रखा है, 2-4 दिन आपने देखा ही नहीं या 2 दिन भी नहीं देखा, तो उसके अंदर हमको फंगस ग्रो हुआ दिखता है, तो दैट मीन्स इट ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज वेरी क्विकली। ओके चलो नेक्स्ट, ईस्ट इज अ हेटेरोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब, ईस्ट इज अ हेटेरोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब। अभी ईस्ट खुद का खाना खुद बनाता है क्या, यस, फंगाई खुद का खाना खुद बनाता है क्या, नहीं बनाता, तो क्या है वो, हेटेरोट्रॉपिक है, दैट मीन्स ये भी सही है, सही है। नेक्स्ट, द ईस्ट सेल इज प्रोकैरियोटिक, ये कर दी ना गलत बात, प्रोकैरियोटिक है क्या, फंगाई यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ये गलत किया, बहुत गलत किया। ओके चलो नेक्स्ट, ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस, यस, अगर आपने मेरा माइक्रोब का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली बोला है ईस्ट इज यूनिसेलुलर, ईस्ट इज यूनिसेलुलर, यस ये भी सही है। सो आप ही बोलो, आप करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 4, 1 2 2 3 4 1 3 4, नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा 1 2 4, यस द डी आंसर इज द करेक्ट, समझ में आया। ओके चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू जॉइंस द टू बोन टू ईच अदर, कितना सिंपल, लिगामेंट आ जाएगा, लिगामेंट्स कनेक्ट्स बोन्स टू बोन, कोई भी 2 बोन अगर होंगे उनको कनेक्ट करने का काम किसका होता है, लिगामेंट का होता है। टेंडन किसको कनेक्ट करता है, मसल्स टू बोन, मसल को बोन से कनेक्ट करने का है तो टेंडन रहता है। ओके, और लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है टिश्यू का। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहां से इनकरेक्ट पेयर हमको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इधर ऐसा घुमाया है। ओके तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एक दिया है और सेकंड ऑप्शंस में अलग अलग, मतलब कंबाइन करके दिया है। होम बाबा वाले भी अभी सुधर गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दे रहे, उसको घुमा के दे रहे, नीट का सीखे हैं अभी ये भी। ओके चलो, विटामिन ए स्कर्वी, अभी सबको पता है विटामिन ए से स्कर्वी होता है क्या, नहीं होता। नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की बीमारी है विटामिन ए, तो ये तो गलत है। आयोडीन और एनीमिया, आयोडीन किसका है, अरे बच्चा जानता है, आयोडीन युक्त नमक मतलब देश का नमक, टाटा नमक। ओके, किस लिए खाने का है, ग्वाइटर नहीं होना चाहिए, ग्वाइटर थायराइड की बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आयोडीन खाना है, तो ये भी गलत दिया है। नाइसिन पेलेग्रा, ये सही है क्या, ये तो सही दिख रहा है बाबा। आयन का ग्वाइटर, फिर से गलत। आयन की, हाँ ये इसके साथ में आए, अगर आयन की डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है वहां पे, एनीमिया होता है। ओके, ये ऐसा गलत किया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑप्शन कोई भी नहीं है, 1 and 3, 2 and 3, इनकरेक्ट पेयर। हाँ, इनकरेक्ट पेयर कौन सा दिख रहा है, 1 2 4, ऑप्शन बी, क्योंकि ये सही है तो बाकी 3 गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट है बच्चों, अभी देखो कितना सिंपल है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल इन द नॉर्मल एडल्ट बीइंग इज 0.8 सेकंड। 8th क्लास का टॉपिक का क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का, कितना सिंपल है, 0.8 सेकंड। अभी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो बच्चों, हमारे पास में हार्ट रेट जो होता है, दैट इज हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में हम कितने हार्ट बीट लेते हैं, तो 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, मतलब कितने सेकंड है, 60 सेकंड है। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8, इसको सेकंड, तो क्वाइट सिंपल। ओके चलो नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर रेंजेस बिटवीन 140 to 159 millimeter Hg and diastolic ranges between 90 to 99 mm Hg। तो इस तरह का जो केस होता है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है मतलब हाइपरटेंशन है।
क्या है, हाइपरटेंशन है यहाँ पे। ओके, तो अब ये हाइपरटेंशन, हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है 120/80। क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है 120/80 होता है। अब यहाँ पे कितना गया, 140 to 160 तक गया है। कितना गया, 140 to 160 तक गया है। तो यहाँ पे जो आएगा आंसर, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन नहीं है या हाइपरटेंशन स्टेज 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा आंसर हाइपरटेंशन स्टेज 2। ओके, अभी अगर आप कहीं पे देखोगे तो कहीं कहीं पे आंसर बी भी आ जाएगा। ओके, हाइपरटेंशन स्टेज 1 ये भी दिया होगा। लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की फ्रॉम द MSTA, उसके बाद में यहाँ पे ये हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने जो आंसर दिया है वो क्या है, यहाँ पे सी है। ओके, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल कंडीशंस इज रिस्पांसिबल फॉर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसका क्या क्या दिया है, कंडीशंस कैसी होती है। तो कंडीशंस देखो, XYY ऐसी कंडीशन होती है क्या, ऐसी कंडीशन हमारे बुक में नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट इट। ओके, 44 + XY, अभी ये कंडीशन है क्या हमारे बुक में, तो है ना, इट इज द नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन है तो क्लाइनफेल्टर बोलेंगे क्या उसको, अरे नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, अलग हो जाएगा। अभी 44 + X है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, 44 + X नहीं है, तो व्हाट इज द आंसर, करेक्ट आंसर 44 + X XY, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस फॉर XYZ सेट टाइप ऑफ RNA एंड इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे हमको XYZ दिया है। ओके, हमको क्या दिया है यहाँ पे, XYZ दिया है। थोड़ा सा लाल रंग लेता हूँ। X मतलब क्या है, टू कैरी द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल। X क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा है। अमाइनो एसिड को कैरी कौन करता है, अमाइनो एसिड को कैरी कौन करता है, तो सिंपल है बच्चों, tRNA अमाइनो एसिड को कैरी करने वाला है tRNA। उसके बाद में परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है, राइबोसोम में। और राइबोसोम में कौन सा RNA होता है, चलो जल्दी जल्दी बताइए बताइए बताइए, rRNA होता है। कौन सा RNA होता है, rRNA होता है। और तीसरा दिया Z कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अ जीन। जीन से प्रोटीन की इंफॉर्मेशन लेके जाने वाला, मतलब मैसेज लेके जाने वाला कौन होता है, यस कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, दैट इज द mRNA। कौन सा है, mRNA है। तो देखो डायरेक्टली आंसर आ गया, X कौन है, Y कौन है, Z कौन है। X कौन है बच्चों, tRNA, Y कौन है, rRNA, और लास्ट वाला Z कौन है, mRNA। तो mRNA इधर लास्ट में इधर ही दिख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। यस, अभी ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दैट इज अभी इस साल का जो बायो का क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें ऐसे जो 5-6 क्वेश्चंस डाले ना ऐसे कंसेप्चुअल, इसमें बहुत लोगों के मार्क कटने वाले हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेट्स वेट। चलो करेक्ट इफेक्ट बताने हैं हमको यहाँ पे। तो ओजोन डिप्लीशन से स्मोक फॉर्मेशन में कुछ होता है क्या, इफेक्ट है क्या, तो इफेक्ट एज सच कुछ भी नहीं है। ओके, इट इज नॉट अफेक्ट द स्मोक फॉर्मेशन। ओजोन का और स्मोक का यहाँ पे रिलेशन ऐसा कुछ बनता दिखाई नहीं देता। ओके, नेक्स्ट, डिक्रीज क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड कम हो सकती है क्या, क्रॉप यील्ड कम हो सकती है क्या, यस इट कैन बी। कैसे हो सकती है, अब देखो ओजोन कम हो गया तो क्या हो गया, हार्मफुल रेडिएशंस नीचे आ रहे, तो हार्मफुल रेडिएशंस अगर नीचे आएंगे तो क्रॉप को बोलेंगे क्या, अरे नहीं हमको सिर्फ इंसानों से मतलब है, हम क्रॉप को कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है क्या, नहीं। तो अगर ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन आ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा बढ़ जाएगा और प्लांट्स वहां पे सूख जाएंगे, और वहां पे अगर प्लांट सूख गए तो फूड बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे, तो यील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वहां पे बहुत ही कम हो जाएगी। दैट मींस डिक्रीज इन द यील्ड इज द करेक्ट वन। यहाँ पे ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अभी देखते हैं, इंक्रीज इन द एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी रेट इन एनिमल्स। अभी हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, और वो कहां पे जाते हैं, किसी फीमेल है, फीमेल के इसमें यूटेरस में, वहां पे कोई तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और उसके ऊपर वो जा रहे, तो वो छोड़ेंगे क्या, उसको नहीं छोड़ेंगे। दे आर गोइंग टू पेनेट्रेट द स्किन, स्किन को पेनेट्रेट करेंगे और वहां जाके उसको मतलब वो जो अंदर जो भी बेबी होगा, तो वो एम्ब्रियो जो भी रहेगा, तो एम्ब्रियो सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दैट मींस इट कैन इंक्रीज द मोर्टेलिटी रेट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स को वहां पे एम्ब्रियो में ही मार गिरा सकता है कौन, यूवी रेज बहुत खतरनाक होता है, उसको कौन आने दे रहा है अंदर, तो ये ओजोन लेयर अगर खत्म हो गया या कम हो गया, तो इस लेयर में जो डिप्लीशन हुआ है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है कि यस हो सकता है। अभी इतना सारा हो रहा है तो स्किन कैंसर सर हो सकता है क्या, यस हो ही सकता है। सो लेट्स सी द आंसर 2 3 4 2 3 4 1 4 3 4 2 3 4, यस दिस इज द आंसर। समझ में आया, यस आई होप यू हैव गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते रहे बाबा, अभी कुछ बोलेंगे अरे ऐसे ही क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगर सभी क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ना तो कट ऑफ कितना जाएगा,
100 आउट ऑफ 100 का कट ऑफ जाएगा, सबको मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा कम मिलते तो हम भी बोल सकते हैं अरे उसको कम आए, उसको कम आए, मुझे भी कम आए। ओके, हाँ, अगर सभी इजी पेपर रहेगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। चलो, तो हाउ मेनी न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन द मियोटिक डिवीजन। अभी जैसे कि हमको पता है दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक का दो, एक का दो, एक का दो। ओके, एक सेल है तो एक सेल के कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 2 सेल्स बनते हैं। किसमें? माइटोसिस में। किसमें बनते हैं? माइटोसिस में। और वही मियोसिस में क्या बनते हैं, एक सेल है, एक सेल के क्या बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं, कितने सेल बनते हैं, यहाँ पे 4 सेल्स बनते हैं। कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, आंसर बहुत ही सिंपल है, दैट इज द 4। ओके, अभी हमारे बच्चों ने तो ये 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे सॉल्व किया है, क्योंकि इतना इजी, बहुत इजी है। हाँ, ये थोड़ा सा अभी डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बढ़ाया है। तो देखो, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो देखो, अभी ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल, बहुत बच्चे बोल रहे होंगे अरे किस एंगल से क्वेश्चन डाला है, पता ही नहीं है। तो सिंपल है, जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगा। अभी देखो, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है ये कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 21%। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत आएगा। दोनों में से एक ऑप्शन कौन सा आ रहा है? तो देखेंगे, अभी 21% है जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया। जब हम 21% है तो हम जब इनहेल करें तो वो भी 21% ही रहेगा ना, दैट इज द 21%। अब इन दोनों में से आंसर आएगा। अब 21% में से हम क्या करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन यूज करके एक्सहेल करते हैं क्या? नहीं करते। तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन हम यूज करते हैं और बाकी का ऑक्सीजन वहीं पे रहता है, और उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके वो रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा 10% दिया है, तो 21 का यहाँ पे 10.5 दिया है, मतलब 50% से ज्यादा। तो इतना ऑक्सीजन हम यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। 21 एंड 16.4, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट। ये भी बहुत सा सिंपल सा है, कंप्लीट द एनालॉजी। थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन, थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है? कैल्सिटोनिन बनाता है, हार्मोन है। तो डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियास क्या बनाएंगे? इंसुलिन बनाएंगे। इंसुलिन कौन बनाता है? थोड़ा सा पेन चेंज कर दो क्या? पेन ये बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे इंसुलिन जो बनाता है, बीटा सेल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बीटा सेल्स। ओके, इंसुलिन इट इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, डेल्टा सेल्स नहीं। तो ये तो आंसर नहीं आएगा। ओके, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इट इज सिक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स, दैट इज द पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, और द एफ सेल्स वो सिक्रेट करते, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। ग्लूकागॉन इट इज सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स सिक्रेट करते, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? सोमेटोस्टैटिन। डेल्टा सेल्स जो रहते हैं, these are going to secrete the somatostatin, which is going to inhibit the secretion of both the alpha and the beta cells of isolates of Langerhans in the pancreas. समझ में आया? Yes, next. Which one of the following organs have multinucleated muscles? अभी ये बहुत टिश्यू का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी देखो, मल्टीन्यूक्लिएटेड मसल्स कौन से होते हैं? 3 टाइप के मसल्स होते हैं। ओके, कितने टाइप के मसल्स होते हैं? 3 टाइप के मसल्स होते हैं। एक होते हैं स्केलेटल मसल्स, दूसरे स्मूथ मसल्स, और तीसरे होते कार्डियक मसल्स। अब जिसको पता है कि इसमें से मल्टीन्यूक्लिएटेड कौन सा होता है, वहीं पे आंसर आ जाएगा। तो ये जो दोनों मसल्स होते हैं, दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। ओके, एंड दिस वन ये स्केलेटल वाला जो होता है, ये क्या है? मल्टीन्यूक्लिएटेड है। तो आंसर यहीं पे आ गया, मल्टीन्यूक्लिएटेड। अभी देखते हैं ऑप्शंस। फेरिंक्स है, यूटेरस है, आइरिस है, स्टमक है। फाइंड आउट द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। स्टमक क्या है? स्टमक को हम कंट्रोल कर सकते क्या? कुछ भी नहीं कर सकते, आंसर रॉन्ग। आइरिस ऑफ आइज, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल। ओके, तो ऑल दैट इज रेगुलेटेड बाय द आइरिस ऑफ द आइज, तो ये भी गलत है। यूटेरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये भी गलत है। आंसर फेरिंक्स। That's all. Next. Which one of the following is the function of the right part of the human brain? Human brain का right part. Again फिर से क्वेश्चन आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ओके, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या है? एक बॉक्स दिया है, राइट साइड ब्रेन, लेफ्ट साइड ब्रेन, और वहां पे दिया है कौन सा ब्रेन क्या यूज करता है। फिगर में से एक क्वेश्चन बनाया है, तो आप देखोगे तो वहां पे आंसर आ जाएगा क्या? होलिस्टिक थिंकिंग। क्या आंसर आ जाएगा? होलिस्टिक थिंकिंग। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। अभी इसमें यहाँ पे पेयर दिया है, और ये सभी क्या? प्लाज्मा प्रोटीन से, प्लाज्मा के अंदर रहने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया प्रोथ्रोम्बिन एंड अल्बुमिन। तो मुझे बताइए प्रोथ्रोम्बिन क्या काम करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। किसका काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग का। ओके, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है प्रोथ्रोम्बिन, CLOTING। ओके, अरे गलत हो गया। ओके, इधर आता है कि इस साइड में नहीं आता है। ओके, इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन काम करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन काम करता है। अल्बुमिन इट इज गोइंग टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड का होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? अल्बुमिन का होता है। सेकंड ऑप्शन
तो ये दोनों का फंक्शन अलग अलग है, सो इट इज द नॉट द करेक्ट पेयर, इट इज द इनकरेक्ट पेयर। सेकंड, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन फिर से किस में काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। ग्लोबुलिन्स किस में काम करते हैं, ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज, जो हमारे पास में एंटीबॉडीज होती है, तो एंटीबॉडीज किससे बनती है, एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन्स होते हैं। ओके, फिर से अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, तो ये भी दोनों भी अलग अलग है, तो यहाँ पे बचता है हमारे पास में ऑप्शन सी फाइब्रिनोजन एंड प्रोथोमिन, तो ये दोनों का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का काम है, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर द 89 नंबर क्वेश्चन दैट इज द सी। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा सा डायग्राम दिया है, देखते हैं क्या क्या है। गिवन फ्लो डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर PQR। PQR को हमको यहाँ पे करेक्टली सेलेक्ट करना है, तो इसको थोड़ा सा लाल कर देते हैं हम। ओके, चलो, तो अलगी दिया है, अलगी के 3 टाइप दिए हैं, तो ग्रीन अलगी, रेड अलगी एंड ब्राउन अलगी। तो यहाँ पे ग्रीन अलगी को P से डिनोट किया, रेड अलगी Q से और ब्राउन अलगी R से, और सेम सीक्वेंस दिया है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं किया, ऑप्शन ABCD दिया है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हमको क्या पता होना चाहिए, हमको कोई भी 2 अलगी कौन से कलर में आते हैं ये अगर पता होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो फ्यूकस होता है, फ्यूकस ये ग्रीन अलगी है क्या, नहीं है। ओके, तो फ्यूकस जो होता है ये रेड अलगी होती है। दूसरा आता है सेरगेसम, ये रेड अलगी, सॉरी ये ग्रीन अलगी है क्या, ये भी ग्रीन अलगी नहीं है, तो ग्रीन अलगी कौन है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा, ये दोनों क्या है, ग्रीन अलगी है। ओके, तो अब फिर दोनों आंसर आ जाएंगे क्या, नहीं आ जाएंगे, ये आ जाएंगे क्या, नहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो मोर करेक्ट आंसर है वो बी है, क्यों, क्योंकि सरगेसम जो है, सरगेसम इज अ ब्राउन अलगी, वो क्या है, यहाँ पे ब्राउन अलगी है, तो यहाँ पे मोर करेक्ट आंसर क्या आता है, यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे आता है। ओके, सो बच्चों दिस वाज ऑल द आंसर की फॉर द होमी भाभा जूनियर साइंटिस्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम जो आज 8 नवंबर 2025 को हुई है, और इसमें जितने भी आंसर है उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दिया है। एंड so please like, share and subscribe our channel. Have a nice day. Thank you.